नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह सोमवंशी। नीतीश कुमार करीब 1 घंटे बाद कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे के साथ मीटिंग करने जा रहे हैं। 24 से पहले नीतीश का मोदी विरोधी दलों को एकजुट करने के लिए भारत भ्रमण लगातार जारी है। कल नीतीश ने केजरीवाल से मुलाकात की थी। नीतीश कुमार ममता बनर्जी से भी मिल चुके हैं। दीदी से मिलने केजरीवाल कल कोलकाता जाएंगे। ये मेल मिलाप 24 के मद्देनजर किया जा रहा है। सवाल यही है कि क्या 24 में सब साथ आएंगे? उसका पहला लिटमस टेस्ट कब और कैसे होगा? केजरीवाल ने उसकी सारी रूपरेखा तैयार कर ली है। केजरीवाल जब नीतीश कुमार से मिले तो विपक्ष को एक करने का फॉर्मूला भी दे दिया है। केजरीवाल का वो क्या फॉर्मूला है जो 24 से पहले 23 में ही विपक्ष को एक साथ लाएगा? इस रिपोर्ट में देखिए। 2014 में बीजेपी को 543 सीटों में से 282 सीटें मिली थी। 2019 में यह आंकड़ा बढ़ गया और बीजेपी की सीटें हो गईं 303। 24 में क्या होगा? बीजेपी की सीटें बढ़ेंगी या घटेंगी? पूरा जोर, पूरा समीकरण इसी पर है। मोदी विरोधी विपक्षी एकता में जुटे हैं, जिससे बीजेपी को 24 में किसी भी कीमत पर रोका जा सके। इसमें कितनी कामयाबी मिलेगी, ये तो 24 के चुनाव के वक्त ही पता चलेगा। लेकिन बीजेपी के खिलाफ कहां-कहां लामबंदी हो रही है? क्या मोदी के खिलाफ विपक्ष एकजुट हो रहा है? तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश में नजर डालते हैं। यूपी में 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 62 सीट, सहयोगी पार्टी अपना दल को 2 सीट, मतलब बीजेपी प्लस को 64 सीट, समाजवादी पार्टी को 5 सीट, बीएसपी को 10 सीट मिली थी। तब बीएसपी और समाजवादी पार्टी एक साथ चुनाव मैदान में उतरी थी। कांग्रेस को 1 सीट मिली थी। 2022 विधानसभा की बात करें तो बीजेपी और उसकी सहयोगी पार्टियों को 273 सीट मिली, समाजवादी पार्टी और उसके सहयोगियों को 125 सीट मिली, बीएसपी 1 सीट पर सिमट कर रह गई, कांग्रेस को 2 सीट मिली, 2 सीट जनसत्ता दल को मिली। अब सवाल यही है कि क्या 24 में विपक्ष यूपी जैसे बड़े राज्य में बीजेपी को रोक पाएगा? जबकि बीजेपी यूपी में 14 और 19 से भी बड़ा लक्ष्य लेकर चल रही है। बीजेपी का टारगेट यूपी की सभी 80 की 80 सीटें जीतना है। आखिर यूपी में विपक्षी एकता कितनी है? यूपी में अभी जो सूरत हाल है उसके मुताबिक यूपी में विपक्ष बिखरा हुआ है। समाजवादी पार्टी अलग है, बीएसपी अलग चुनाव लड़ेगी, कांग्रेस भी अलग चुनाव लड़ेगी। अभी यूपी में गठबंधन बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है और यही वजह है कि वोटों के बिखराव से बीजेपी यूपी में 80 में से 80 सीट का दावा कर रही है। सियासी गलियारों में एक कहावत है कि दिल्ली का रास्ता यूपी होकर ही जाता है, लेकिन दिल्ली में अलग ही लड़ाई चल रही है। एलजी और केजरीवाल में फिर से ठन गई है। मामला कितना गंभीर है उसे इस बात से समझिए कि केजरीवाल के समर्थन में यूपी से अखिलेश यादव ट्वीट कर रहे हैं, पीएम मोदी को घेर रहे हैं। तो बिहार से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव केजरीवाल से मिलने दिल्ली पहुंच गए। मुलाकात के बाद जब केजरीवाल, नीतीश कुमार और तेजस्वी बाहर आए तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में अफसरों के ट्रांसफर पोस्टिंग पर केंद्र सरकार जो अध्यादेश लाई है उसके खिलाफ राज्यसभा में सभी विपक्षी पार्टियों से लामबंद होने की बात कही। नीतीश जी आज आए थे और उनसे काफ़ी डिटेल में चर्चा हुई। उन्होंने पूरी तरह से समर्थन जाहिर किया कि ये वो हमारे साथ हैं, दिल्ली के लोगों के साथ हैं और दिल्ली के साथ जो अन्याय किया है केंद्र सरकार ने, उन्होंने कहा कि इसका मिलके लड़ेंगे। और मैंने उनसे निवेदन किया, अभी वो पूरे देश के अंदर विपक्ष को एकत्रित करने में जुड़े हुए हैं। मैंने उनसे निवेदन किया कि अगर सारा विपक्ष इकट्ठा हो जाता है, नॉन बीजेपी सारी पार्टियां इकट्ठी हो जाती हैं, तो एक तरह से राज्यसभा के अंदर अगर ये इसको बिल के रूप में लेके आते हैं तो इसको बिल के रूप में हराया जा सकता है राज्यसभा के अंदर। और अगर राज्यसभा के अंदर ये बिल हार गया तो ये एक तरह से 2024 का सेमीफाइनल होगा। फिर एक मैसेज चला जाएगा पूरे देश के अंदर। ये बिल अगर हार जाता है तो मैसेज पूरे देश में जाएगा कि 2024 के अंदर बीजेपी की सरकार जा रही है। 24 के लिए मोदी की घेराबंदी की जा रही है। केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ केजरीवाल सरकार राज्यसभा में बिल लाएगी।
24 से पहले विपक्षी दलों के लिए राज्यसभा में इकट्ठा होकर मोदी की घेराबंदी के लिए आखिरी मौका भी होगा। लेकिन राज्यसभा की लड़ाई और डायरेक्ट जनता के वोट से मोदी को हराना दोनों अलग अलग बात है। दिल्ली में 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने दिल्ली की सभी 7 सीटों पर जीत हासिल की थी। केजरीवाल की पार्टी और कांग्रेस दोनों का खाता तक नहीं खुला था। लेकिन 2020 के विधानसभा चुनाव में केजरीवाल की पार्टी ने बम्पर जीत हासिल की थी। आम आदमी पार्टी को 70 सीटों में से 62 सीट मिली थी, जबकि बीजेपी को 8 सीट मिली थी। वहीं कांग्रेस को 0 सीट हासिल हुई थी। नीतीश कुमार घूम घूम कर विपक्षी गोलबंदी करने में जुटे हैं। नीतीश कुमार की अरविंद केजरीवाल से दूसरी बार मुलाकात है। जो कुछ भी करने की कोशिश हो रही है केंद्र सरकार के द्वारा, ये तो एक विचित्र बात है। अब आप जरा संविधान को देख लीजिए, क्या अधिकार है। जब गवर्नमेंट बनाई जाती है, इलेक्टेड सरकार बनती है, तो उनको जो अधिकार दिया गया है उसको कैसे आप हटा सकते हैं? ऐसा तो कुछ नहीं है। लेकिन अब किस तरह से हो रहा, इसलिए तो हम लोग कह रहे हैं कि सारे देश में सब लोग एकजुट हों, ताकि ये लोग संविधान का भी और किसी भी चीज का अपने ढंग से जो इधर से उधर कर रहे हैं और किस तरह का माहौल बन रहा है। आप दिल्ली में इनको लोगों ने किस तरह से बहुमत दिया है और किस तरह से सब लोग साथ हैं, और हम लोग इस बात को मानते हैं कि काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला हो जाए तो राज्य सरकार को जो अधिकार है काम करने का, उस काम को रोक दिया जाएगा। ये सब तो बहुत ही आश्चर्य का विषय है। तो ये हम लोग तो बिल्कुल इनके साथ हैं, और जो कुछ भी है हम लोग जो आगे भी जो मीटिंग करेंगे, जो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा विपक्षी पार्टियां एकजुट हो जाएं और मिल करके हम लोग पूरे देश में अभियान चलाएं, हर राज्य में अभियान चलाएं कि सब कुछ कानून का पालन होना चाहिए। लोकतंत्र में चुनी हुई सरकार को जो अधिकार मिले हैं और जिस प्रकार से जो नॉन बीजेपी स्टेट में जिनकी भी गवर्नमेंट है, बीजेपी लगातार उनको तंग कर रही है, परेशान कर रही है। तो जो परेशानी अरविंद केजरीवाल जी झेल रहे हैं, हम यहाँ पूरी तरीके से इनको समर्थन देने आए हैं कि इनके साथ अन्याय कर रही है केंद्र की सरकार। और जब सुप्रीम कोर्ट का जब जजमेंट आ गया तो सारी चीज़ें स्पष्ट हो गई, तो कुछ कहने वाली कोई बात ही नहीं है। लेकिन जिस प्रकार से इनको तंग किया जा रहा है, या और दूसरे राज्यों में जिस प्रकार से केंद्र भेदभाव कर रही है उन राज्यों के साथ, तो ये कहीं से भी न्यायपूर्ण नहीं है। लोकतंत्र पर ये साफ दिखाता कि खतरा है। ये लोग संविधान को बदलना चाहते हैं, जो हर केस हम लोग मिल करके होने नहीं देंगे। जो कह रहे हैं हम लोग पूरे तौर पर इनके साथ कह रहे हैं। नीतीश दिल्ली में सीएम अरविंद केजरीवाल से मिल रहे थे। बात 24 की हो रही थी तो दिल्ली में बीजेपी के 7 सांसदों में से 6 सांसद एक साथ एक मंच पर आए। 24 में विपक्षी एकता पर तंज कसा। कई लोगों ने अब अरविंद केजरीवाल को खुद ही किनारे करना शुरू कर दिया। कर्नाटक के शपथ में कुछ दृश्य ऐसे आए, कई लोगों ने सवाल उठाए, तो कई लोग तो समझ गए कि जो ये दूसरों को भ्रष्टाचारी बताता है, इससे बड़ा भ्रष्टाचारी कोई है ही नहीं। नीतीश जी पर मुझे थोड़ी सी आज दया आई, क्योंकि जो जो अरविंद केजरीवाल से सटा है उसका कद घटा है, और आज जिस प्रकार से उनके अपने सबसे करीबी साथी जेल में है, बेल तक नहीं मिल रही है, ऐसे लोगों का साथ आना इस दिल्ली और देश के लोगों को देखना चाहिए कि इनका सिर्फ एक ही उद्देश्य है, किसी प्रकार से अपने भ्रष्टाचार की सल्तनत को बचाना, और देश की जनता, दिल्ली की जनता कभी ये होने नहीं देगी, ये हमारा पूरा विश्वास है। नीतीश कुमार बिहार से चलकर दिल्ली आए। मकसद 24 में दिल्ली की सत्ता में खुद को स्थापित करना। फिलहाल बिहार में नीतीश की इस वक्त पोजीशन क्या है? बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं। 2019 के चुनाव में बीजेपी को 17 सीट मिली थी। नीतीश की पार्टी जेडीयू को 16 सीट मिली थी। एलजेपी को 6 सीट मिली थी। कांग्रेस को 1 सीट मिली थी, जबकि आरजेडी खाता तक नहीं खोल पाई थी। ये तब हुआ था जब नीतीश कुमार बीजेपी के साथ थे। लेकिन अब नीतीश कुमार पूरे देश में घूम घूम कर बीजेपी का विरोध कर रहे हैं।
बीजेपी के खिलाफ मोर्चा बना रहे हैं। बिहार में तेजस्वी और नीतीश की जोड़ी 24 के लिए रणनीति तैयार कर रही है। सवाल यही है कि 24 में बिहार में क्या होगा। बिहार से दूर महाराष्ट्र में अलग खिचड़ी पक रही है। सिद्धारमैया के शपथ ग्रहण समारोह में शरद पवार पहुंचे थे, विपक्षी एकता को बल दिया था, तो उनके भतीजे अजीत पवार महाराष्ट्र में रैली करके विपक्षी एकता की हवा निकाल रहे हैं। 24 में एनसीपी महाराष्ट्र में बड़े भाई वाली भूमिका में रहने वाली है। आणि त्याच्यानंतर राजेश पाटील आपण निवडून आणतो। तशीच आपली 2004, 2009, 2014, 2019 ला पण मुदरगड राधानगरीची जागा यायला पाहिजे होती। तीच गोष्ट इतर बाबतीमध्ये घडायला पाहिजे होती। आता आपल्याला तुम्ही म्हणाला त्या जागा दिल्या, असं नाही। जागा वाटपाला आम्हीच बसतो। उद्याच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये कोल्हापूर शहरात आणि कोल्हापूर ग्रामीण मध्ये जिल्हा परिषद, तालुका पंचायत, नगरपालिका, महानगरपालिकेमध्ये ताकद दाखवा। मी तुमच्याकरता बांधेन। तुम्ही मला तुमचा रिझल्ट द्या, तिथं कसं खेचून आणायचं त्याला मी वास्ता दे, तुम्ही काळजी करू नका। अजीत पवार ने ऐसा क्यों कहा, इससे भी समझिए। 2019 के लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों में से 23 पर बीजेपी जीती थी, 18 शिवसेना जीती थी, 4 एनसीपी, 1 कांग्रेस, 1 सीट ओवैसी की पार्टी और 1 सीट पर निर्दलीय नवनीत राणा। अब 24 को लेकर सियासी तकरार जारी है। बड़ा भाई छोटा भाई शुरू हो चुका है, क्योंकि 24 में महाविकास अघाड़ी में सीटों के 3 बड़े दावेदार होंगे, एनसीपी, कांग्रेस और उद्धव गुट शिवसेना। अब देश में नरेंद्र मोदी का खेल नहीं चलेगा। जो कर्नाटक की जनता ने जो गुस्सा नरेंद्र मोदी के खिलाफ दिया है, उनके बर्ताव के वजह से वो देश को बेच के देश चला रहे हैं, और उसी का परिणाम है कि पूरे देश के लोग अब एक कांग्रेस के साथ खड़े होना शुरू हुए। और मुझे लगता है कि 2024 में जिस राजीव गांधी के बेटे राहुल गांधी ही देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, और राहुल गांधी जी में वो कैपेसिटी है और वो देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। हमें में तो कोई टेंशन नहीं है। हम जब भी बड़े रहे तो तब भी हमने कोई घमंड नहीं किया। किसी को घमंड करना है तो उनका विचार है, और कांग्रेस की विचारधारा ये घमंड की नहीं है, सबको साथ में लेके चलने की है, और वो विचारधारा से कांग्रेस चलेगी। किसको क्या बोलना है वो उनका अधिकार। 24 के लिए मंथन जारी है, समीकरण फिट किया जा रहा है। कौन किसके साथ जाएगा, कौन कहां रहेगा, गोलबंदी हो रही है। पश्चिम बंगाल में क्या चल रहा है वो भी दिखाएंगे। पहले विपक्षी एकता के लिए क्या हो रहा है उसे समझिए। नीतीश केजरीवाल से मिले। इससे पहले नीतीश कुमार कोलकाता जाकर ममता बनर्जी से मिल चुके हैं। ममता से मुलाकात में नीतीश तेजस्वी यादव को साथ ले गए। नीतीश कुमार लखनऊ जाकर अखिलेश यादव से भी मिले। नीतीश दिल्ली में राहुल गांधी से मिल चुके हैं, और अरविंद केजरीवाल से नीतीश कुमार फिर मिले। ममता बनर्जी अखिलेश से मिल चुकी है, ममता बनर्जी केजरीवाल से मिल चुकी है। केजरीवाल फिर उनसे मिलने कोलकाता जाने वाले हैं। शरद पवार के साथ भी ममता की बात हुई है। केजरीवाल और अखिलेश यादव तेलंगाना के सीएम केसीआर की रैली में शामिल हो चुके हैं। केजरीवाल मुंबई जाकर उद्धव ठाकरे से मिले हैं, फिर मिलने वाले हैं, और शरद पवार की मुलाकात राहुल गांधी से हो चुकी है। स्टालिन का राहुल गांधी से अलायंस है, और उनकी मुलाकात लेफ्ट के पिनराई विजयन से हो रही है। लेकिन कांग्रेस ने विजयन को सिद्धारमैया के शपथ ग्रहण में नहीं बुलाया। असली पेच सीटों के समीकरण पर ही टिका है। यूपी से लेकर महाराष्ट्र, बिहार और सबसे बड़ा पेच तो बंगाल में फंसा है, क्योंकि ममता गैर कांग्रेसी मोर्चा बनाना चाहती है। बंगाल में बीजेपी से वो सीधे लड़ाई का दम भर रही है। बंगाल में लोकसभा की 42 सीटें। 2019 के चुनाव में बीजेपी ने 18 सीटें जीती थी, टीएमसी ने 22 सीट, कांग्रेस ने 2 सीट जीती थी। सवाल यही है कि क्या बंगाल में कोई विपक्षी एकता बनेगी, या विपक्ष 19 की तरह 24 में भी एकला की राह पर चलेगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।